हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोनों क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, महिला सशक्तिकरण बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत जो है सेशन नंबर 2 आ चुका है। प्रारंभ करूं उससे पहले, सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को दोस्तों कि इस पर महिला सशक्तिकरण पर डिटेल क्लासेस भी हमारी चल रही थी, है ना, चल रही थी। होल्ड कर दिया गया क्योंकि 4 या 5 सेशन मात्र वहां पर हुए, उसको होल्ड कर दिया क्योंकि डिटेल क्लासेस में समय लगता है। एग्जाम आपका नजदीक है तो आपके एग्जाम को देखते हुए मैंने आपके लिए ये एमसीक्यू टॉप एमसीक्यू क्लासेस चालू की है, जिसमें आप पूरे महिला सशक्तिकरण वाले सेशन में दोस्तों हमें 300 महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं ना, उनमें से 300 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर हमको डिस्कस करना है, जिसका ये सेकंड पार्ट है। और मैं आपको प्रारंभ में ही बता चुका था, जब फर्स्ट लेक्चर लेकर आया था, फर्स्ट वीडियो में लेकर के आया था इस महिला सशक्तिकरण में एमसीक्यू वाला क्लासेस में, उसमें मैंने आपको बताया था 300 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रत्येक सेशन में, अर्थात प्रत्येक लेक्चर में हमें जो है 50 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। तो 50-50 के 6 सेशन हमारे इसके अंतर्गत होने वाले हैं। YouTube पर ही 6 लेक्चर में आपको देने वाला हूं और इन 6 लेक्चरों को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, इनका रिवीजन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन से नोट्स डाउनलोड करके रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको महिला सशक्तिकरण में कुछ भी नहीं पढ़ना होगा, कंप्लीट पूरा महिला सशक्तिकरण आपका मात्र इन 6 वीडियो में कवर हो जाएगा। क्लियर है? आइए तो इसी के साथ में लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर कितने पद आरक्षित किए गए हैं? पंचायती राज व्यवस्था में तो दोस्तों प्रशासन के सबसे निचले स्तर की बात की गई है। प्रशासन का सबसे निचला स्तर कौन सा होता है? पंचायती राज व्यवस्था होती है। तो पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित किए गए हैं ये बताना है आपको। ऑप्शन है 1/3, 2 ऑप्शन है 2 एक मतलब कि 50% है ना, या फिर 2/3 या 1/4, कितना परसेंट या कितना प्रतिशत आरक्षित किया गया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 1/3। कितना? 1/3। 1/3 पद जो है महिलाओं के लिए पंचायती राज व्यवस्था के सभी स्तरों पर आरक्षित किया गया ना, याद रखना इस बात को, सभी स्तरों पर। और एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जा सकता है, याद रखिएगा, है ना। तो सभी स्तरों पर, तो पंचायती राज व्यवस्था में सभी स्तरों पर महिलाओं को 1/3 पद आरक्षित किए गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ है? महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा से रक्षा करने के लिए, महिलाओं को बचाने के लिए संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, कब से लागू हुआ? 26 नवंबर 2006 से लागू हुआ, या फिर 26 अक्टूबर 2006 से 15 अक्टूबर 2006, ये 26 दिसंबर 2006। यहां पर आपके लिए डेट बहुत मायने रखती है, आपको पता होना चाहिए कि किस तारीख को महिला संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन बा करेक्ट होगा, क्योंकि 26 अक्टूबर 2006 को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए महिलाओं के लिए संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। क्लियर है? आइए अगला प्रश्न लेते हैं, विच हंटिंग एक्ट कब आया था? विच हंटिंग एक्ट कब आया था? 4 ऑप्शन 2012 में, 13 में, 15 में या फिर 18 में। राइट ऑप्शन होगा दोस्तों इसका ऑप्शन सा होगा, 2015 में जो है विच हंटिंग एक्ट लागू किया गया था। क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्योंकि 50 क्वेश्चन हमें इसमें कवर करना दोस्तों, तो अनावश्यक रूप से सेशन ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए हमें कुछ इधर उधर की बातें डिस्कस नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली अपने क्वेश्चन पर मूव कर रहे हैं और डायरेक्टली उसका आंसर, ताकि आपका रिवीजन फटाफट हो सके, है ना। आइए अगला प्रश्न है, एनजीओ का पूरा नाम क्या है? अब चूंकि एनजीओ का महिला सशक्तिकरण से क्या वास्ता, तो भैया महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो है ना, इन एनजीओ के द्वारा विशेष महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं, है ना, इसीलिए एनजीओ को भी यहां पर इंक्लूड कर लिया गया है। कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम में कहीं और से प्रश्न पूछ ले, एनजीओ से पूछ ले और आप बोले सर ये सिलेबस से आउट है। सिलेबस से आउट नहीं है, 360 डिग्री सोचेंगे ना तो आपका एनजीओ भी उसी में कवर हो जाएगा। क्लियर है? तो एनजीओ का पूरा नाम क्या है दोस्तों? सरकारी संगठन है, गैर सरकारी संगठन है, अशक्त सरकारी संगठन या कोई शासन संगठन नहीं है। क्या इसका पूरा नाम क्या, फुल फॉर्म क्या है? तो गैर सरकारी संगठन क्या है दोस्तों? गैर सरकारी संगठन, इसलिए ऑप्शन बा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिनियम घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण से संबंधित है? 4 अधिनियमों के नाम दिए गए हैं आपके सामने है, 4 अधिनियम है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2008, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2010, 2005 या 2001। इनमें से कौन सा अधिनियम है
जो घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण से संबंधित है, प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। इसका राइट ऑप्शन होगा 2005 वाला घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। क्लियर है? बस इतना आपको याद रखना है बस, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, गैर सरकारी संगठन किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और एक बात और याद रखिए दोस्तों, ये सिर्फ बीए के लिए नहीं है, बल्कि बीएससी बीकॉम जितने भी सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट है ना, सबके लिए, सबके फाउंडेशन में ये सब्जेक्ट है, सबके लिए आवश्यक है। और दूसरी बात बता दूं, ये एमसीक्यू क्लासेस है, सभी, चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो आपकी, इंडिया की कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का महिला सशक्तिकरण वाला पार्ट हो, सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। क्योंकि महिला सशक्तिकरण वाले सब्जेक्ट में ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो हम इन 300 प्रश्नों में डिस्कस ना करें। सभी प्रश्नों को मैं यहां पर लेकर आ रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं सभी यूनिवर्सिटियों के लिए समान रूप से उपयोगी होगा ये सेशन, ठीक है ना। 6 में से एक वीडियो भी स्किप मत करना दोस्त, एक भी वीडियो स्किप मत करना। चलिए अगला क्वेश्चन है, गैर सरकारी संगठन किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जो गैर सरकारी संगठन है अर्थात कि एनजीओ जो है वो किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कानूनों से संबंधित नीति तैयार करने में, या फिर पुलिस बल को नियंत्रित करने में, या वनों की कटाई में, या फिर पर्यावरण नीति तैयार करने में। तो देखिए ध्यान देना, कानून से संबंधित नीति तैयार करना गैर सरकारी संगठनों का कार्य है क्या? नहीं है। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ये, नहीं है, है ना। तो कानून बनाने का काम तो सरकार का है यार, विधायिका का काम है, वो करेगी ना, है ना। तो गैर सरकारी संगठनों का इसमें कोई काम नहीं है, तो ये क्रॉस हो जाता है। इसके अलावा पुलिस बल को नियंत्रित, ये भी सरकार का काम है, कार्यपालिका का काम है भैया, इसमें गैर सरकारी संगठन क्या करेंगे? कोई काम नहीं। वनों की कटाई में महत्वपूर्ण भूमिका, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। तो पर्यावरण नीति तैयार करने में गैर सरकारी संगठन जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए ऑप्शन इसका द करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आइए अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है, रानी अहिल्याबाई के पिता किस पद पर कार्यरत थे। अहिल्याबाई, माता अहिल्याबाई के पिता जो है वो किस पद पर कार्यरत थे। 4 पद दिए गए हैं, पाटिल, वजीर, राजा या पेशवा। तो रानी अहिल्याबाई के जो पिता थे वो पेशवा पद पर जो है कार्यरत थे। क्लियर है? इसलिए ऑप्शन द इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न है, दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए देश में दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1 जनवरी 1961 को किया गया था, 20 मई 1961 को किया गया था, 5 जून 1961 या 1 अप्रैल 1961 को। इसका राइट ऑप्शन होगा मेरे दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बा, 20 मई 1961 को। क्लियर है? तो 20 मई 1961 को ही दहेज प्रथा पर, दहेज पर प्रतिबंध लगाने के लिए ही दहेज निरोधक अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, अहिल्याबाई की राजधानी, अहिल्याबाई के राज्य की जो राजधानी थी वो कौन सी थी। ओंकारेश्वर, है ना, भुलेश्वर, महेश्वर या भुवनेश्वर। एग्जैक्टली आप सभी जानते हैं महेश्वर थी। ठीक है ना। अहिल्याबाई के राज्य की राजधानी महेश्वर। क्लियर। अगला प्रश्न है, अहिल्याबाई का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के किस गांव में हुआ था। डायरेक्टली पूछा गया अहिल्याबाई का जन्म किस गांव में हुआ था, है ना। महाराष्ट्र के अहमदनगर जो है, अहमदनगर के किस गांव में हुआ था। 4 ऑप्शन है, अंबेगांव, अमरकंटक, चांदीगांव या अंग। नहीं पता है, जान लीजिए। चांदीगांव में जो है, महाराष्ट्र के जो अहमदनगर है, अहमदनगर के पास में एक चांदीगांव है, वहीं पर अहिल्याबाई का जन्म हुआ था। क्लियर। ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम कब लागू किया गया था। मातृत्व लाभ अधिनियम, है ना, मातृत्व लाभ अधिनियम कब लागू किया गया था। 1956 में, 61 में, 72 में या 86 में। राइट ऑप्शन होगा मेरे दोस्तों 1961 में। 1961 में ही यह अधिनियम लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, होलकर मूल रूप से थी, होलकर क्या थे मूल रूप से, राजपूत थे, मराठा, सिंधिया या फिर मौर्य। क्या थे, राजपूत थे, मराठा थे, सिंधिया थे या मौर्य। कौन थे होलकर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, होलकर जो है मराठा थे मूल रूप से ना, मूल रूप से ये मराठा थे। क्लियर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 पर डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है, जो बालक अपनी संस्कृति और समाज के नियमों की अवहेलना करते हो, समाज विरोधी आचरण करते हो, उनको क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहेंगे। प्रतिभाशाली कहेंगे या मंद बुद्धि कहेंगे या पिछड़े हुए बालक कहेंगे, भटके हुए बालक या फिर बाल अपराधी कहेंगे। तो दोस्तों, जो बालक अपनी संस्कृति और समाज के जो नियमों को तोड़ते हो,
समाज विरोधी कार्यों में लिप्त हो, ऐसे बालकों को हम बाल अपराधी कहते हैं। क्या कहते हैं? कानून की दृष्टि में क्या है वो? बाल अपराधी है। इसलिए ऑप्शन इसका द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, रानी अहिल्याबाई का संबंध किस स्थान से है? रानी अहिल्याबाई का संबंध महेश्वर, खजुराहो, उज्जैन या चंदेरी? तो मेरे दोस्तों रानी अहिल्याबाई का संबंध महेश्वर से होगा। क्यों? क्योंकि अहिल्याबाई के राज्य की राजधानी भी महेश्वर थी। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न लेंगे, अहिल्याबाई के पति खंडेराव होलकर किस युद्ध में मारे गए थे? पाटन के युद्ध में, पानीपत की लड़ाई में, कुंभेर की लड़ाई में या फिर पुणे की लड़ाई में? किस युद्ध में जो है ये वीरगति को प्राप्त हुए थे अहिल्याबाई के पति? राइट ऑप्शन होगा इसका कुंभेर की लड़ाई में। किसमें? कुंभेर की लड़ाई में। चलिए अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न है, देश में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए, बाल अधिकारों, बालकों, बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए, उनको संरक्षित रखने के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी। तो पूछा गया कि इस राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई थी? डेट दी गई है 2006 में, 8 में, 7 में या 10 में? इसका राइट ऑप्शन होगा 2007। क्लियर है। 2007 में ही बालकों के अधिकारों को संरक्षित रखने के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी 2007 में। क्लियर। अगला प्रश्न है, अहिल्याबाई नर्मदा नदी के तट पर एक तीर्थ स्थल पर रहती थी, जिसे क्या कहा, उस तीर्थ स्थल को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, उज्जैन, रामेश्वर, महेश्वर या बोध गया। अब इसका आंसर आप खुद ही दे सकते हैं, है ना, बताने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? दोस्तों यहां से देखिए क्वेश्चन आंसर को देख करके आप लोग ना, अगर वास्तविक रूप से अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ते हैं, देखिए स्टूडेंट मतलब कि एडमिशन लेना मात्र उससे स्टूडेंट नहीं बन जाते आप लोग, है ना। ईमानदारी से शिक्षा को ग्रहण भी करना होता है, शिक्षित भी होना होता है, तब जाकर के आप स्टूडेंट बन पाते हैं। तो अगर आप रियल में अगर आप स्टूडेंट है ना, तो ये फॉर्मेट देकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने ना 0 को छोड़ा है ना 9 को छोड़ा है, क्योंकि पूरी कहानी, पूरे टोटल कहानी क्या है, 0 से 9 तक की पूरी कहानी होती है ना, ए से जेड। तो यहां पर ना मैंने 0 छोड़ा है और ना 9 छोड़ा है, मतलब ये कि ना अपर लेवल को छोड़ा है ना लोअर लेवल को छोड़ा है। कंप्लीट बात कर रहा हूं, मतलब महिला सशक्तिकरण वाले सब्जेक्ट से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा मैंने जो यहां इस सीरीज में कवर ना किया जा रहा हो। प्रत्येक क्वेश्चन, चाहे वो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन हो या फिर वो एकदम एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो, प्रत्येक क्वेश्चन पर हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए बोला मैंने आपको, पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं कि 300 जो क्वेश्चन दे रहा हूं महिला सशक्तिकरण में, खाली उनका रिवीजन लगा लीजिए, आपका प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर राइट भेटेगा। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, है ना। चलिए प्रश्न को फिर से रीड करेंगे। बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम था, ये कब आया था, कब पारित किया गया था इसको? 1 अप्रैल 2010 को, 14 नवंबर 2010 को, 1 अप्रैल 2010, रिपीट हो चुका है ना, 2 अक्टूबर, अप्रैल कुछ भी कर सकते हैं आप लोग, है ना, 2 अक्टूबर 2010 को। तो ये जो अधिनियम था दोस्तों, ये 1 अप्रैल 2010 को जो है पारित किया गया था। कब? 1 अप्रैल 2010 को। बस डेट आप लोग याद रखें, है ना। चलिए यार देखिए, कई स्टूडेंट की कमेंट आएगी सर इतनी सारी डेट याद रखना बहुत जो है बहुत डिफिकल्ट होता है, आसान नहीं होता है। तो रटना नहीं है, मैं रटने का नहीं बोल रहा हूं यहां पर कि रटिए आप लोग, रटना नहीं है। बस जो मैं बोल रहा हूं ना कि ध्यान से लेक्चर को देखिए, पूरा एकदम फोकस्ड होकर लेक्चर को देखिए, और उसके बाद में लेक्चर खत्म होने के तुरंत बाद में डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से इसकी नोट्स, मतलब पीडीएफ जो है ना इसी लेक्चर की, इसको डाउनलोड करके और अपने मोबाइल में रखिए, उसका हैंड टू हैंड रिविजन लगाइए। और सेकेंड जो रिवीजन होगा ना आपका, वो एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले आपको रिवीजन लगाना है। उसके बाद देखिएगा एग्जाम सेंटर से आप हंसते हुए आएंगे, आपका चेहरा एकदम खिलखिलाता हुआ आएगा, उदास होकर नहीं आएंगे। प्रॉमिस है मेरा ये, बिल्कुल 100% आप जो है अटेम्प्ट कर करके आएंगे क्वेश्चनों को, अगर पूरी ईमानदारी से लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 6 तक अगर आपने पूरी सीरीज को देखा तो। और इसी तरह आप सभी जानते हैं हिंदी में कंप्लीट कर चुका हूं, है ना, जिसकी सेशन मैंने मॉर्निंग में 10 बजे लिया है आप लोगों के लिए, सेकेंड ईयर का हिंदी कंप्लीट कर चुका हूं। अभी मॉर्निंग में 10 बजे जो है ना, मॉर्निंग में 10 बजे जो है दोस्तों अभी इंग्लिश चल रहा है, ठीक है ना, और इवनिंग में हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आधारित कौन सी पुस्तक लिखी थी? पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आधारित एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम पूछा गया, कौन सी पुस्तक लिखी थी? लोक माता अहिल्याबाई के नाम से लिखी, या फिर देवी अहिल्याबाई के नाम से, पुण्य श्लोक के नाम से, या फिर मातोश्री के नाम से?
इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों सुमित्रा महाजन ने जो है मातोश्री के नाम से जो है अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आधारित एक पुस्तक की रचना की थी। किसके नाम से? मातोश्री के नाम से। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, कब? यूनिसेफ के द्वारा, है ना, यूनिसेफ के द्वारा यूनाइटेड नेशन का एक आयोग है, उसके द्वारा जो है बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? डेट दी गई है, 4 डेट है, 1 मई को, 30 अप्रैल को, 12 जून को, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बाल श्रम निषेध दिवस हम मनाते हैं 12, जो हम नहीं बल्कि पूरा विश्व मनाता है 12 जून को, ठीक है ना, प्रत्येक 12 जून को, प्रत्येक वर्ष के 12 जून को। अगला प्रश्न, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा किस नगर में है? आसानी से आप लोग जवाब दे पाएंगे। भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन या इंदौर में? दोस्तों इंदौर में, ठीक है ना, इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है। क्लियर है। और उसी हवाई अड्डे के मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर दूर आपका ये स्टूडियो जहां से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, एयरपोर्ट के पास में, लगभग 1 किलोमीटर समथिंग का दायरा होगा, बीच में डिस्टेंस होगा, है ना, उसके पास में ही आपका ये स्टूडियो जहां से मैं आप लोगों के लिए सेशन ले रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आईपीसी की धारा है 326 और 326 बी, या ऐसा समझिए कि आईपीसी में ये धाराएं कब डाली गई थी? 326 और 326 बी कब डाली गई थी? डेट दी गई है 2013 में, 14 में, 15 में या 16 में? कब डाली गई थी दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 2013 में आईपीसी में 326 और 326 बी डाली गई है। अब मैं आपको टास्क दे रहा हूं, कमेंट करके बताएंगे 326 और 326 बी सिर्फ इतना बताना आपको किससे संबंधित है, महिलाओं से या बच्चों से या दोनों से। 3 ऑप्शन दिए मैंने आपको यहां पर, है ना, महिलाओं से 326 आईपीसी की धारा 326 और 326 बी, ये महिलाओं से संबंधित धारा है या बच्चों से संबंधित धारा है या दोनों से संबंधित धारा है ना, या दो, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन फटाफट मुझे बताइएगा, इसका कमेंट करके जल्दी से बताइए। चलिए अगला प्रश्न है, किस मंदिर के गलियारे में रानी अहिल्याबाई की प्रतिमा स्थापित की गई है? किस मंदिर के गलियारे में रानी अहिल्याबाई की प्रतिमा स्थापित की गई है? ऑप्शन है सोमनाथ गुजरात में, गुजरात के सोमनाथ में, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में, या फिर गया के विष्णु पद मंदिर में, या फिर नासिक के यंकेश्वर मंदिर में। राइट ऑप्शन होगा यहां पर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में। क्लियर है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष की भारतीय सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया था? महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया था 2000 को, 2001 को, 2002 को या 2005 को? राइट ऑप्शन होगा आपका 2001 को, ठीक है ना। तो 2001 में जो सरकार थी, उस सरकार ने 2001 वर्ष को जो महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया था। क्लियर है। चलिए प्रश्न नंबर 25 लेते हैं, बिल्कुल, है ना, इंटरवल पर पहुंच चुके हैं हम लोग, इंटरवल पर पहुंच चुके हैं। लीजिए इंटरवल का क्वेश्चन, अहिल्याबाई होलकर को द फिलोसोफर क्वीन कहा जाता है, या फिलोसोफर क्वीन की उपाधि दी गई थी, किसने दी थी ये उपाधि? पूछा गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जोआना बेली ने, जॉन किट्स, या फिर एनी फेल्डोस ने, या जॉन के ने। तो जॉन के इसका राइट ऑप्शन होगा, जॉन के ने ही अहिल्याबाई होलकर को फिलोसोफर क्वीन के की उपाधि प्रदान की थी। क्लियर है। चलिए तो 25 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं दोस्तों। अब इससे टाइम्स का अंदाजा आप लगा सकते हैं। बस इतनी ही क्लास मात्र और चलने वाली है आपकी। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपका समय कम से कम लूं मैं, है ना, लेकिन इससे भी कम समय में तो फिर बताना तो फिर एक बेमानी से हो जाएगा, है ना। इससे ज्यादा समय को रिड्यूस नहीं कर सकते, मिनिमाइज नहीं कर सकते समय को, ठीक है, इतना समय भी ज्यादा समय नहीं हुआ है वैसे। चलिए बिना समय गवाए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि पॉक्सो कानून अधिनियम के बारे में है, कि जो पॉक्सो कानून अधिनियम है, इसके तहत धारा 22 का संबंध किससे है? पॉक्सो कानून अधिनियम में जो धारा 22 है, इसका संबंध किससे लिया गया है? बच्चों की पहचान गुप्त रखने से है इसका संबंध, या बालकों को गलत नियत से छूना, है ना, बैट टच जिसको बोला जाता है वो है, या फिर झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाने से संबंधित है, या अश्लील कार्य के लिए बच्चों का इस्तेमाल करने से है? तो पॉक्सो कानून के तहत जो आर्टिकल 22 है,
आर्टिकल 22 का संबंध है दोस्तों झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाने से संबंधित। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोंडवाना की रानी दुर्गावती पर किसने आक्रमण किया था? गोंडवाना की रानी जो दुर्गावती, उन पर किसने आक्रमण किया था? काजी उल कज्जाद ने, या आसफ खान, या बंगाल का काजी, या फिर काजी ए लश्कर ने? इसका राइट ऑप्शन होगा आसफ खान। किसने? आसफ खान ने जो है रानी दुर्गावती पर आक्रमण किया था। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित शासकों में से अकबर का समकालीन कौन था? 4 शासकों के नाम दिए गए हैं, बताना है कि अकबर का समकालीन कौन था? अहिल्याबाई, रानी दुर्गावती, मार्तंड वर्मा, या सवाई जयसिंह? तो राइट ऑप्शन होगा इसका दोस्तों रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती अकबर की समकालीन शासक थी। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है आईपीसी की धारा 499 का संबंध किससे है? 499 का संबंध किससे है? चलिए इसका राइट ऑप्शन होगा, क्या हो जाएगा? देख 4 ऑप्शन है, बहला फुसलाकर अपहरण करना, या फिर यहां पर एक डायरेक्टली ना आपसे पूछा जा रहा है कि 499 जो 499 जो धारा है आईपीसी की, है ना, ये क्या है? अब एग्जैक्टली ये महिला बाल, है ना, महिलाओं संबंधित है। बेला फुसलाकर अपहरण करना है, या फिर ईमेल के माध्यम से संदेश भेजना है, या किसी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील बोलना है, या फिर किसी व्यक्ति पर हत्या के तरीके से किया गया प्राण है? क्या है? तो ईमेल के माध्यम से संदेश भेजना है, जो कि अश्लील संदेश हो सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया था? रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर शासन किया था? भोपाल, गोंडवाना, इंदौर, या ग्वालियर? मैं अभी बताया आप लोगों को मैंने, ठीक है ना, गोंडवाना क्षेत्र पर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है लैंगिक अधिनियम 2013 में धारा 13 के अंतर्गत आता है, क्या आता है? नियोजन के कर्तव्य आते हैं, या सुलह का प्रावधान आता है? किसमें? लैंगिक अधिनियम जो है 2013 जो लैंगिक अधिनियम है उसकी धारा 13 में क्या कहा गया है? नियोजन के कर्तव्य बताए गए हैं, सुलह का, है ना, सुलह का प्रावधान बताया गया है, या जांच रिपोर्ट, या फिर ये जांच देरी के कारण कार्यवाही बताई गई है? राइट ऑप्शन होगा इसका जांच रिपोर्ट के बारे में बताया जाएगा धारा 13 के अंतर्गत। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है रानी दुर्गावती का जन्म कब हुआ था? रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को हुआ। 15 अक्टूबर 1924, 20 अक्टूबर 1924, या 25 अक्टूबर 1924? राइट ऑप्शन होगा दोस्तों इसका, क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन आ, 5 अक्टूबर 1524 को रानी दुर्गावती का जन्म हुआ था। कब? 1524 को। ठीक है ना। अच्छा, जिन स्टूडेंट को ये लगता है ना कि सर ये शॉर्ट में सेशन का क्या फायदा, दोस्तों एक बात याद रखिएगा, एक बार आप जो ना डायरेक्टली सिर्फ पढ़ करके देख लीजिए और 1 घंटे बाद फिर से रिवीजन लगाइए, कुछ भी याद नहीं रहने वाला। सेशन को आपने ढंग से अच्छे से पूरा फोकस्ड होकर अगर आपने देखा, पूरी ईमानदारी से अगर आपने देखा सेशन, एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होगा आपसे, एक भी क्वेश्चन का, है ना, याद रखिएगा। क्योंकि खुद के पढ़ने में और किसी के पढ़ाने में, खुद से समझने में और किसी और के द्वारा समझाने में जो डिफरेंस होता है ना, वो जो डिफरेंस है ना दोस्तों, वो डिफरेंस आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर जाता है डायरेक्टली। इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको याद रहता है यहां पर। चलिए अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न है अगर शादी के 7 साल तक महिला की मृत्यु जलने या शारीरिक क्षति से होती है, शादी के 7 साल तक महिला की मृत्यु जलने से या शारीरिक क्षति होने से होती है, तो उस पर किस धारा के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी? महिला को शादी करे हुए 7 साल हुए हैं, 7 साल के अंदर अंदर बात हो रही है ना, तो 7 साल के अंदर अगर महिला की मृत्यु हो जाती है, विवाहित महिला की मृत्यु हो जाती है ससुराल में, जलने से हो जाए या उसके अंग भंग करने से हो जाए, है ना, शारीरिक क्षति मतलब कि अंग भंग करना, है ना, तो उस पर किस धारा के अंतर्गत जो है केस दर्ज किया जाएगा? 4 धारा है, धारा 304 का, 498 का, या धारा 4 या धारा 302? तो राइट ऑप्शन होगा इसको दोस्तों 304 खा के तहत, है ना, 304 खा के तहत। डिटेल में जानना है एक बार गूगल कर लीजिए, एक बार गूगल पर डालिए, है ना, धारा 304 खा, आईपीसी की धारा 304 खा, अपने आप पूरा इसकी पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं आप लोग। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, अच्छा 498 जो हमने देखा ना ऑप्शन बा में जो देखा दोस्तों, इसको भी एक बार पढ़ लीजिए, अच्छी जानकारी आपको इससे भी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। ये सामान्य रूप से
पत्नियां अधिकतर पतियों के खिलाफ इस धारा का यूज करती है 498A का। ज्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप पढ़ेंगे नहीं गूगल पे जाकर के। गूगल पे जब आप 304 खा को देखेंगे ना, तो उसी समय 498 का को भी एक बार सर्च कीजिएगा, बहुत अच्छी जानकारी आपको इससे प्राप्त होगी। चलिए अगला प्रश्न है, दुर्गावती कौन सा हथियार चलाने में निपुण थी? दुर्गावती कौन सा हथियार चलाने में निपुण थी? तलवार, चाकू, तीर और बंदूक या बम? एग्जैक्टली दुर्गावती जो है तीर और बंदूक को चलाने में माहिर थी, निपुण थी। अगला प्रश्न है, कौन सी धारा के तहत कोई स्त्री या पुरुष बिना कारण किसी महिला का गर्भपात नहीं करवा सकते? कौन सी धारा इसके लिए बनाई गई है? कोई भी महिला या पुरुष जो है गर्भपात नहीं करवा सकते बिना किसी कारण के। ये कौन सी धारा में ये व्यवस्था की गई है, वो धारा बतानी है आपको। धारा 312, 313, 314 या 317? 300 धारा 312 के तहत जो है ये व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती की किस पशु के शिकार में विशेष रुचि थी? रानी दुर्गावती की किस पशु के शिकार में विशेष रुचि थी? शेर के शिकार में, बाघ, तेंदुआ या फिर घोड़ा? है ना, तेंदुए के शिकार में विशेष रुचि हुआ करती थी इनकी। अगला प्रश्न लेते हैं, रानी दुर्गावती इलाहाबाद के किस मुगल शासक से लोहा लेने के लिए प्रसिद्ध थी? मुगल शासक से लोहा लेने के लिए प्रसिद्ध थी। आरिफ खान, आसफ खान या अमन खान या अली खान? आप पढ़ चुके हैं दोस्तों, आसफ खान, ठीक है ना, आसफ खान। चलिए अगला प्रश्न है, आपराधिक कानून अधिनियम से संशोधन करने के लिए गठित समिति का क्या नाम था? फिर से पढ़ रहा हूं, आपराधिक कानून अधिनियम से संशोधन करने के लिए गठित मतलब एक समिति का गठन किया गया था, है ना, जिसमें आपराधिक जो कानून अधिनियम था उसमें संशोधन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, है ना। तो उस समिति का नाम क्या था? नाम पूछा गया। जस्टिस वर्मा समिति कमेटी थी उसका नाम, या फिर जस्टिस हिदायतुल्ला कमेटी, या सरदार स्वर्ण सिंह समिति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपराधिक कानून अधिनियम जो लाया गया था उसमें सुधार करने के लिए कुछ कमियां थी एक्चुअल में, उसमें सुधार करने के लिए एक वर्मा कमेटी गठित की गई थी। कौन सी? वर्मा कमेटी ना, जस्टिस वर्मा कमेटी। सुप्रीम कोर्ट के जो है जस्टिस थे ये, इन्हीं के जो है अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, इसे वर्मा कमेटी नाम दिया गया था, जस्टिस वर्मा कमेटी, ठीक है। इसलिए ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती किसकी पुत्री थी? रानी दुर्गावती के पिता का नाम पूछा गया है। राजा पृथ्वी सिंह चंदेल की पुत्री थी, या राजा सिंह की, या पृथ्वीराज सिंह, या फिर राजा पृथ्वी सिंह? तो एग्जैक्टली दोस्तों आप सभी अच्छे से जानते हैं, है ना, चंदेल साहब राजा पृथ्वी सिंह चंदेल की पुत्री थी रानी दुर्गावती। आइए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 40 है। भारतीय दंड संहिता की धारा 509 किससे संबंधित है? चार ऑप्शन है, यौन उत्पीड़न से संबंधित है, घरेलू हिंसा से संबंधित, छेड़छाड़ करना, या साइबर अपराध से संबंधित है। तो भारतीय दंड संहिता अर्थात की आईपीसी की धारा 509 जो है ये प्रत्यक्ष रूप से छेड़छाड़ करने से संबंधित मामलों से संबंधित है। क्लियर है? अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती का मकबरा कहां बना है? रानी दुर्गावती का मकबरा चारगुबा जबलपुर में है, या बरेला जबलपुर में, या फिर डंडई जबलपुर, या बमहानी जबलपुर में है। कहां पर है दोस्तों? तो इनका मकबरा जो है बरेला में है, बरेला, जबलपुर के बरेला में है। अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती के नाम पर कौन से नगर का विश्वविद्यालय है? कौन से नगर का विश्वविद्यालय है? तो इंदौर, भोपाल, जबलपुर या ग्वालियर? राइट ऑप्शन होगा इसका जबलपुर। जबलपुर विश्वविद्यालय जो है दोस्तों रानी दुर्गावती के नाम पर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस धारा के तहत बाल विवाह निषेध अधिकारी की नियुक्ति है? बाल विवाह निषेध अधिकारी की नियुक्ति पूछी गई है ना। बाल विवाह निषेध के अधिकारी की नियुक्ति, जो बाल विवाह निषेध मतलब बाल विवाह को रोकने का कार्य करता है, ऐसे अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत की गई है? 3 का 15 या 16 की उपधारा 1 के तहत। इसका राइट ऑप्शन होगा धारा 16 की उपधारा 1 में उस अधिकारी की नियुक्ति की बात की गई है जो बाल विवाह को रोकेगा। अगला प्रश्न है, जबलपुर स्थित संग्रहालय का नाम किसके नाम पर रखा गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देवी अहिल्याबाई के नाम पर, रानी दुर्गावती के नाम पर, या रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर, या सावित्रीबाई फुले के नाम पर। इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों रानी दुर्गावती के नाम पर। तो जबलपुर स्थित जो संग्रहालय है ये रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया है इसका। क्लियर? अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती का विवाह किस आयु में हो चुका था? 8 वर्ष की उम्र में, 9 वर्ष, 10 वर्ष या 11 वर्ष? जानकर चौंकेंगे आप लोग भी, इनका विवाह 9 वर्ष में हो चुका था।
रानी दुर्गावती का विवाह 9 वर्ष की आयु में हो चुका था। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 46 है 1930 में लागू किए गए बाल विवाह निरोधक अधिनियम का मसौदा तैयार करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? 1930 में जो बाल विवाह निरोधक अधिनियम लाया गया था 1930 में, इसका जो प्रमुख मसौदा मतलब प्रमुख जो रिपोर्ट होती है ना, वो रिपोर्ट किसने तैयार की थी, उसमें किसका महत्वपूर्ण योगदान था? हरविलास शारदा का, महात्मा गांधी का, राजा राम मोहन राय या बाल गंगाधर तिलक? तो हरविलास शारदा का विशेष योगदान रहा इसमें। अगला प्रश्न है रानी दुर्गावती का विवाह किससे हुआ था? रानी दुर्गावती का विवाह 9 वर्ष की उम्र में रामाराव फुले के साथ में, या फिर ज्योतिराव फुले, भीमराव फुले या ज्योति फुले के नाम पर किससे हुआ था? दोस्तों आप सभी अच्छे से जानते हैं ज्योतिराव फुले इनके पति का नाम था। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। किस क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले का योगदान सबसे ज्यादा रहा है? सावित्रीबाई फुले का योगदान सबसे ज्यादा गरीब लोगों का पुनर्वास करवाने में, अनुसूचित जातियों का उत्थान करने में, झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को शिक्षा देने में या महिलाओं की शिक्षा में व्यतीत हुआ। किस में सबसे ज्यादा योगदान रहा है इनका? राइट ऑप्शन होगा महिलाओं को शिक्षा देने में इनका सबसे ज्यादा योगदान रहा है सावित्रीबाई फुले का। क्लियर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49 है दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर केरल? राइट ऑप्शन होगा मध्य प्रदेश। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 जनवरी को मनाई जाती है। उन्हें देश की प्रथम महिला के रूप में माना जाता है। एथलीट के रूप में, राज्यपाल के रूप में, शिक्षक या फिर मुख्यमंत्री? तो मेरे प्यारे दोस्तों शिक्षक के रूप में इनको जो है इनकी जयंती मनाई जाती है, एक शिक्षक के रूप में मनाई जाती है। क्लियर है। इसलिए ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आज के सीरीज के 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए दोस्तों। नेक्स्ट सीरीज में लेक्चर नंबर 3 में, इसी के लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे इसके अगले 50 प्रश्नों पर। ठीक है ना। तो अगले 50 प्रश्नों पर हाफ सेंचुरी हमारी हो चुकी होगी इस 6 लेक्चर वाली सीरीज की। तो अभी तक आपके दोस्तों 100 क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, 50 आज की सीरीज में और 50 इससे पहले वाली सीरीज के माध्यम से। 100 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे चुका हूं। निरंतर रूप से आप जो है इसका रिवीजन लगाते रहेंगे, मैं पूरी उम्मीद करता हूं आप लोगों से, और इसी के साथ में एग्जाम की अच्छी से तैयारी करते रहेंगे। फाउंडेशन की जिम्मेदारी मैंने ली है। इसी तरह से एग्जाम से पहले आपके फाउंडेशन में एमसीक्यू सेशन में आपको कंप्लीट प्रोवाइड करूंगा। 4 सब्जेक्ट हिंदी कंप्लीट कर चुका हूं, इंग्लिश भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, महिला सशक्तिकरण भी जल्दी कंप्लीट होगा, और तुरंत बाद में जो है इसी में से इंग्लिश और महिला सशक्तिकरण दोनों में से जो भी पहले कंप्लीट हो जाएगा उसके तुरंत बाद में उद्यमिता विकास पर भी सेशन लाना हम कंटिन्यू चालू कर देंगे, और इसी प्रकार से एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर ही आपको प्रोवाइड करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।